budget. And this is also the challenge of the Rahul Gandhi and opposition, because this budget he will be win Narendra Modi in the 2019, and all the taxes are less, and the budget is also increased. Therefore, this budget is also very best budget, and people will be choose the Narendra Modi as a prime minister in. मैं समझा। दिस इज प्रशांत। बजट 2022 ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बजट के लिए। आपको याद होगा न्यू इंडिया 2022 सरकार ने इसके लिए बहुत सारी कैंपेन चलाई थी। कहा था कि बहुत सारे वादों का डेडलाइन होगी 2022। हर मिडिल क्लास को एक घर मिलेगा 2022 तक, हर घर में पानी होगी 2022 तक, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी 2022 तक, हर फार्मर्स की इनकम दोगुनी होगी 2022 तक। यहाँ तक कि सरकार ने बुलेट ट्रेन की बात भी कही थी, इसकी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगी 2022 तक। लेकिन इस बातों पे आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के इस बजट में भी इन सारी बातों का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अब से हम इंडिया एट 100 की बात करना शुरू कर देंगे। ये समय है इंडिया के लिए अमृत काल। Budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amrit Kal from India at 75 to India at 100. बजट में इन्होंने 4 हिस्सों में फोकस किया: पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी ट्रांजिशन। पीएम गति शक्ति के अनुसार 4 हिस्से होंगे ग्रोथ के: रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत लोग इस साल के बजट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार बहुत सारे नए शब्दों को जोड़ दिया गया है और पुराने वादों को सरकार ने इस बजट में कोई जगह नहीं दी है। एक समय पे स्मार्ट सिटीज की बहुत चर्चा होती थी। कहा गया था कि सरकार 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन कहा गया वो स्मार्ट सिटी। सरकार के ये वादे बस एक जनता को उम्मीद दिलाती है। बार की तरह इस साल भी बजट में यही देखने को मिला, नए चीज ऐड होते जाते हैं और पुरानी चीजों की चर्चा नहीं की जाती। तो आ गया है वो साल, और इस साल का बजट भी कितने सपने हकीकत में बदलेंगे और मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या क्या है, इन बातों को देखेंगे इस वीडियो में। सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में स्पेंडिंग को 11.86% के हिसाब से बूस्ट किया है, जो कि 93,000 करोड़ से बढ़ के 1,04,000 करोड़ तक हो गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब पिछली बार सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी तो ये बताया था कि उसे आने वाले समय में 6% की इंक्रीज मिलेगी, लेकिन ये 3% तक ही रह गया है। एजुकेशन फील्ड में ही बात करें तो सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी और वर्चुअल लैब्स जैसी चीज़ों को स्टेब्लिश करने का प्रपोजल दिया है, ये जो कि एक अच्छी मूव है। इससे बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जैसी फैसिलिटी मिल सकेगी। और 1 क्लास 1 टीवी चैनल जो कि पीएम ई विद्या के अंडर है, उसको भी सरकार ने 12 चैनल से लेकर 200 चैनल तक एक्सपेंड करने का ही प्रपोजल दिया है। सप्लीमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड हो सके हर रीजनल लैंग्वेज में, ताकि जो भी लॉस बच्चों को कोविड-19 में हुआ है उसे फुलफिल कर सके। एम्प्लॉयमेंट जो कि देश की एक सबसे बड़ी इशू है, अगर हम इसकी बात करें तो इस बजट में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे अच्छी बात नहीं है वो है रिडक्शन इन मनरेगा यानी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रूरल जॉब्स के लिए सबसे बड़ी स्कीम है, जिसको इस बजट में सरकार ने 25% तक कट कर दिया है। यानी यूनियन बजट में इसकी कॉस्ट को 98,000 करोड़ से घटा के 78,000 करोड़ कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिडक्शन है। डेटा के अनुसार 30 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे 2019 में, लेकिन कोविड-19 होने के बाद ये बढ़ के 53 मिलियन हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इशू तो इस बजट में सरकार के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सरकार ने ज़्यादा रीजन नहीं बताया, लेकिन सवाल तो यहाँ ये है कि सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इशू पे कोई इंटरेस्ट भी है या नहीं। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री बजट में बहुत छोटा सा इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि 0.23 का इंक्रीज है, जिसको सरकार ने 86,000 करोड़ से लेके 86,200 करोड़ तक कर दिया है। एंड पब्लिक हेल्थ की बात करें तो इसमें हमें 45% का कट देखने को मिला, जो कि बहुत ही बड़ा ड्रॉप है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है इस बजट में, सरकार ने मेंटल हेल्थ जैसे इसी पे इस बजट में फोकस डाला है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को सेटअप किया गया है, जिसके अंदर 23 से भी ज्यादा टेली मेंटल केयर को सेटअप किया जा रहा है, जिससे जिन लोगों को मेंटल हेल्थ जैसे इशू है उन्हें वो काउंसलिंग प्रोवाइड कर सके। लेकिन आप जानते ही हैं कि इन जैसे इशू पे बहुत कम फोकस दिया जाता है हमारे इंडियन। इस बजट से मिडिल क्लास को क्या मिला?
एक आम आदमी को दोस्तों वही मिला जो कि पिछले कुछ बजट से मिलता आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा कुछ नहीं। सही सुना आपने, बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल की बजट में टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेज आएंगे ताकि सरकार उसको थोड़ा बढ़ा देगी, जिससे टैक्स बर्डन जो है मिडिल क्लास लोगों पे कम होगा। भी फोकस नहीं किया। लोगों की डिसअपॉइंटमेंट साफ झलक रही थी ट्विटर पे। मिडिल क्लास ट्रेंड करने लग रहा था जब ये बजट सुनाया जा रहा था। एक आम आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ी इस पैंडेमिक में। ऐसा कहना था कि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना है, मिडिल क्लास पे फोकस करना होगा। अगर ज़्यादा पैसे होंगे मिडिल क्लास के पास तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, और अगर ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जिससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलेगी। सरकार के सपोर्टर इस पे आर्ग्यू करने लगे कि देखो अगर टैक्स बढ़ाया नहीं है तो टैक्स घटाया भी नहीं गया है। ये सुन के आपको एक दफ़ा लगेगा कि बात तो सही है। सोच के देखो, साल पर साल आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, इन टैक्स के स्लैब वही हैं। ऑन एवरेज इन्फ्लेशन है यहाँ पे हर साल 5 से 6%। स्लैब इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब हर साल सरकार आपसे टैक्स के नाम पे पैसा बहुत ज़्यादा लूट रही है। सोच के देखो आप कि क्या सरकार टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है? क्या हमारे आसपास डेवलपमेंट हो रहा है? क्या आपको देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होती दिख रही है? इन्फ्लेशन के कारण एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन से ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जा रहा है, और यहाँ टैक्स कट किए जा रहे हैं कॉरपोरेट्स के लिए। पिछले 3 बजट पे ध्यान दिया है तो साल पर साल कॉरपोरेट टैक्स घटती जा रही है, जो कि इस बार 12% से घट के 7% पे आ गई। हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो सरकार ने 2.37 करोड़ खर्च किए हैं 1.63 करोड़ फार्मर्स पे फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पैडी। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग पे सरकार ने फोकस किया है, जिसमें सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का प्रपोजल दिया है। इसके तहत जो भी लैंड्स 5 किलोमीटर के दायरे में आते गंगा रिवर के, वो सरकार की पहली प्रायोरिटी होगी। इस बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स पर ही फोकस किया है। इन बितवा प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने 1400 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। यानी जो भी लैंड्स यूपी एमपी के बॉर्डर्स पे आ रहे हैं, यानी लगभग 9.8 लाख हेक्टेयर लैंड, जिसकी इरिगेशन सही से हो सके। आगे हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो पीएम गति शक्ति के अंदर नेशनल हाईवे को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाने की बात कही गई है, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 20,000 करोड़ की है। रेलवे बजट के अंदर सरकार ने 400 नए वंदे भारत ट्रेन को अगले 3 साल में बनने का प्रपोजल दिया है, और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत सरकार ने हर स्टेशन पे उस शहर के लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करने का ही बात की है। आगे अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इसे सरकार ने 9.8% से इंक्रीज किया है, जो कि 4.78 लाख करोड़ से बढ़ के 5.25 करोड़ तक हो गया। स्पोर्ट्स बजट में भी एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है, यानी 300 करोड़ का इंक्रीज हुआ है इस बार, यानी अब वो 3000 करोड़ तक हो गया है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो जिसका टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर्स ने दिया था, उसे देखते हुए सरकार ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बजट में क्रिप्टो पे बहुत फोकस किया गया है। फैसला लिया गया कि आरबीआई एक डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस करेगी, जिससे डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। पहली ऐसी कंट्री नहीं होगी जो कि अपने डिजिटल रुपी की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के फैंस का ये कहना है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये तो ना किसी बैंक और किसी गवर्नमेंट बैंक से कंट्रोल नहीं होता है। बेसिकली ये एक ब्लॉकचेन पे काम करता है जो कि इसे कंट्रोल करता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। बेसिकली अगर आप किसी भी डिजिटल एसेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके प्रॉफिट पे 30% टैक्स चाहिए। बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को एक्नॉलेज कर लिया है इस देश में। बहुत लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया। बेसिकली उनका ये कहना था कि अगर लॉस हो रहा है तो वो हमारा हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका सरकार 30% ले रही है। हालांकि अभी इसे लीगल नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन देखा जा रहा है कि ये पहला स्टेप हो सकता है सरकार की तरफ से इसे लीगल करने का। इन सारी चीज़ों में लोगों को बस यही एक चीज़ है जो बहुत अजीब सी लग रही है। बेसिकली इनका ये कहना है कि अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं कर सकती तो इस पर सरकार का टैक्स देने का भी कोई हक नहीं है। कुछ चीज़ें इस बजट में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। सरकार ने इस बजट में ई पासपोर्ट का इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली इसमें अब जो भी पासपोर्ट्स इंडिया इशू करेगा उसमें एम्बेडेड चिप्स होगी, जिससे सरकार को किसी का भी डेटा निकालने में आसानी हो। 5G की ऑक्शन कराई जाएगी 2022 में, यानी अब सरकार 4G के बाद 5G भी इस साल लॉन्च करने जा रही है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे कि सरकार ने 2025 तक हर गांव में
ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन पहुंचाने की बोल्ड प्रॉमिस की है, लेकिन बात यहीं पे आकर अटक जाती है कि सरकार इन चीज़ों को कितना इम्प्लीमेंट कर पाती है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 2022 को लेकर कितनी सारी प्रॉमिसेस की गई थी, उनमें से कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाई है वो आपने खुद देखा है। आपकी क्या राय है इस बजट पे, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।